मैं ऑडिबल बेटा? यस सर। यस सर। लास्ट लेक्चर नोट्स एक बार गो थ्रू कर लो बेटा। कुछ डाउट्स हो, कंफ्यूजन्स हो तो बोलो। लास्ट लेक्चर पर हम लोग इक्विवेलेंट मास का डिस्कशन कर रहे थे, मैं करेक्ट? यस। और फिर हमने एन फैक्टर शायद एंड में किया था, एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए, राइट? यस। हम्म। चलो अभी हेडिंग ऐसे डाल देना बेटा, एन फैक्टर, n factor of a substance, n factor of a substance participating in redox reaction. Participating in redox reaction. यानी कि सब्सटेंस या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलो इसमें लगभग 5 केसेस हम लोग करेंगे बेटा। मोस्टली केस 1 ही एग्जाम्स में आता है, बट हम टोटल में 5 केसेस करेंगे। तो आप सबसे पहले यहां पर लिखना है बेटा केस 1। केस 1, केस 1 में केस 1 को जिस तरह से लिखो, ओनली वन एलिमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल undergoing change in oxidation number। एग्जाम्पल्स वगैरह मैं आपको सब समझाऊंगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। Only one element of the molecule undergoing change in the oxidation number। So यहां पर जो डेफिनेशन है एन फैक्टर का वो है, इट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर per molecule of the substance। चेंज का मतलब होता है इंक्रीज या फिर डिक्रीज, दो में से कुछ हो रहा होगा, राइट? या फिर इसको हम दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। अगर पर मोल करके लिखा होगा तो फिर यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है? तो एग्जाम्पल देखो,
लड़ा से मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया FeSO4 प्लस KMnO4 गिविंग MnSO4 लिख लो प्लस K2SO4 लिख लो प्लस Fe2SO4 थ्राइस लिख लो। मैं हर एक सब्सटेंस की एन फैक्टर आपको निकालकर यहां पर दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देख लो कि किस किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है। तो देखो यहाँ पर Fe+2 फॉर्म में आपको निकालना इसके लिए बड़ा आसान है, बिकॉज मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप कुछ आयोन्स के चार्जेस रट लो। जैसे यहाँ SO4 एज अ होल 2- है, इसलिए बाय डिफॉल्ट Fe+2 हो जाएगा। इसी तरह समझ लो NO3-1 होता है, Cn-1 होता है, जिसके साथ भी ये लग जाएंगे उसका काउंटर आपको चार्ज पता चल जाएगा इमीडिएट। तो ये लिस्ट आप और भी आयोन्स की इस तरह तैयार करके रख लो, ठीक है। अब SO4 2- है तो सल्फर हमेशा +6 फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पर K+1 है, Mn+7 है, ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है, राइट। इधर जाओगे तो Mn+2 हो जाएगा, सल्फर अभी भी +6 है, ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है, K+1 है, सल्फर +6 है, ऑक्सीजन -2 है, Fe+3 है, सल्फर अभी भी +6 है, ऑक्सीजन -2 है। यानी इस पूरे उसमें देखने से पता चल रहा है कि जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Fe के लिए है, देखो, और Mn के लिए है, देखो, ठीक है। सो Mn जो है ये रिड्यूस हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है, यानी कि जो KMnO4 होगा वो हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस which undergoes self reduction is called oxidizing agent. The substance which undergoes reduction, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड द वन which undergoes self oxidation will be called reducing agent। तो यहां पर ये हमारे लिए रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। सो अभी अगर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ FeSO4, तो अपने को पता है कि सिर्फ Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है यहाँ पर, और Fe है कितने यहाँ पर? एक। इसके एक मॉलिक्यूल में कितने Fe है? सिर्फ एक। तो एक Fe के लिए आप बस चेंज देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में Fe+2 फॉर्म में है, राइट हैंड साइड में +3 फॉर्म में। डू नॉट चेक Fe2, यानी दो Fe मत देखना, बिकॉज आप Fe2SO4 थ्राइस का इनफैक्टर नहीं निकाल रहे हो, आप FeSO4 का इनफैक्टर निकाल रहे हो, और FeSO4 में सिर्फ एक Fe है। तो एक Fe के लिए चेंज कितने का हो गया बेटा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 का हुआ, इसीलिए एन फैक्टर 1 होगा। हमेशा मैग्नीट्यूड लेंगे, हम प्लस माइनस नहीं लिखते। इसी तरह से अगर पूछा गया एन फैक्टर ऑफ KMnO4, तो KMnO4 में किस सब्सटेंस का चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर? Mn का चेंज हो रहा है। कितने Mn है इस KMnO4 में? आप बोलोगे एक, इसीलिए सिर्फ एक Mn के लिए आप चेंज निकाल लो। +7 से +2 जा रहा है, तो कितने का चेंज हुआ बेटा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये हुआ है 5। तो यहां पर एन फैक्टर KMnO4 का कितना हो गया? 5, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि मैंने आपको बोला ऑफ MnSO4, तो यहां पर भी सिर्फ Mn के लिए चेंज हो रहा है। चेंज लेफ्ट में उसी Mn का +7 है, राइट में उसी Mn का +2 है, तो यहां पर अगेन चेंज कितने का हुआ बेटा? 5 का। तो इसका भी एन फैक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 5। अब यहीं पर अगर पूछ लिया ऑफ Fe2SO4 थ्राइस, अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, Fe2SO4 होल थ्राइस में सिर्फ Fe का चेंज हो रहा है, सल्फर ऑक्सीजन का नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन खास बात क्या है कि अब तुम्हारे पास दो Fe हैं, इसका मतलब आपको दो Fe के लिए चेंज देखना पड़ेगा। तो +2 से जब +3 जाएगा, यानी 4 से 6 का चेंज हुआ, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 2, यानी कि इस सब्सटेंस के लिए एन फैक्टर कितना हो गया? 2।
ठीक है। और जो सब्सटेंस जो है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, उनको आप चेक करो कि वो एसिड है, वो सॉल्ट है, वो क्या है। जैसे मान लो मैं यहीं पर H2SO4 भी लिख देता हूं, तो वो सिर्फ एसिड की तरह काम कर रहा है, तो उसका एन फैक्टर यहाँ 2 लिख देंगे। K2SO4 सिर्फ सॉल्ट की तरह काम कर रहा है, तो उसका एन फैक्टर 2 लिख देंगे। ठीक है। सो चेंज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है किसी मॉलिक्यूल में। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, वो कितने एटम्स उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, उतने एटम्स के लिए चेंज निकाल लो, दैट विल बी कॉल्ड एन फैक्टर। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई बेटा? Yes. ठीक है। सो आप यहां इससे कॉपी कर लो, और जैसे ही आपसे कॉपी हो जाता है मुझे बताओ, आई चेंज द पेज। अरे बेटा, हम लोग ने एन फैक्टर का डिस्कशन शुरू किया था। एन फैक्टर ऑफ सब्सटेंस पार्टिसिपेटिंग इन रिडॉक्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो Yes. केस ऐसे 5 केसेस हम लोग करेंगे। सो दिस इज केस 1 बेटा, हाँ, जिसमें पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा होगा। तो उसके लिए डेफिनेशन लिखी है, एंड एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. सब लोग देख लो अच्छे से, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज बोलो बेटा। हाँ, बिकॉज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो एन फैक्टर होता है। अगर आपको एन फैक्टर निकालना आता है तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में डील करना बहुत आसान होता है। सब लोग अपने कैमरा ऑन करके रखो बेटा। ये कॉपी कर लिया, हटा दें इसको। शुड आई चेंज द पेज? 1 minute. ओके बेटा। Done, sir. चल, इसको भी नोट कर लो बेटा, और कोई डाउट हो तो बोल।
Done. So डन बेटा। yes. So हम्म। निर्मला बेटा आपने लिख लिया? Yes, sir. हम्म। शारिया वीर बेटा आपने लिख लिया? Yes, sir, लिख लिया. Yes, sir. हाँ, चलो। सो ये जो मैंने आपको केस 1 बताया, मोस्टली एग्जाम्स में यही आता है, ठीक है ना। बट देयर आर फ्यू स्पेशल केसेस आल्सो जो एग्जाम्स में कम आते हैं, बट एज यू नो, अगर एक भी बार आ गया तो अपना तो खराब ही हो जाएगा एग्जाम। तो हमें सारे केसेस करने हैं, बट एट द एंड मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में ये केस 1 से काम चल जाएगा। तो बड़ा आसान सा है, जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो उसका टोटल चेंज फाइंड आउट कर लो, दैट विल बी योर एन फैक्टर। दैट्स इट। अब आप लिखिएगा केस 2। केस, ये हमारे लिए स्पेशल केसेस हो जाएंगे। तो इसमें लिखिएगा बेटा कि मोर देन वन एलिमेंट undergo change in the oxidation number, but अब ये बट के बाद की कहानी स्पेशल है। बट either all ऑक्सीडेशन, यानी कि सबके लिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, और ऑल रिडक्शन, यानी जितने भी एलिमेंट्स का चेंज हो रहा है सबका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर किसी का इंक्रीज कर रहा है किसी का डिक्रीज कर रहा है एक ही कंपाउंड के अंदर, तो वो कोई और केस होगा, दैट विल बी लेट अस से केस 3, बट दैट वोंट बी केस 2। केस 2 हमारे लिए क्लियरली यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं सोचना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ और पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है तो किसी और केस में वो फॉल करेगा। इस केस का मतलब ये है कि इफ अ कंपाउंड इज गिवन and there are more than one element, two elements or three elements undergoing change in oxidation number, but the point is all elements either increase in oxidation number or there must be decrease in the oxidation number। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का इंक्रीज हो रहा है किसी का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर एन फैक्टर का डेफिनेशन क्या हो गया? डेफिनेशन एन फैक्टर का, दैट इज वेरी सिंपल, फाइंड टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज, डिपेंडिंग अपॉन इंक्रीज हो रहा है सबका या डिक्रीज हो रहा है इन द ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, यानी केस 1 से मिलता जुलता है, सिर्फ उसमें एक ही एलिमेंट के लिए चेंज हो रहा था, इसमें एक से ज्यादा के लिए हो रहा है। एग्जाम्पल देखो बेटा, KMnO4, इसको पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं, इसलिए मैंने लास्ट टाइम कई सारी रिएक्शंस आपको इसकी लिखाई थी। FeC2O4, इसको फेरस ऑक्जेलेट कहते हैं, फेरस ऑक्जेलेट। ठीक है, और ये है पोटेशियम पर मैग्नेट, प्लस H2SO4, जो इसके प्रोडक्ट्स बनेंगे वो है MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस CO2 प्लस K2SO4। लेट मी टेल यू, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो हमारा स्पेशल केस है वो ये वाला है, ये है केस 2। बाकी ये सारे केस 1 को बिलोंग करते हैं बेटा, ये भी केस 1 को बिलोंग करता है, ये भी केस 1 को बिलोंग करता है, ये भी केस 1 को बिलोंग करता है। केस 1 का मतलब होता है एक ही
एलिमेंट का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। ये सब केस 1 वाले हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। देखो, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो अगर मैं तुमसे KMnO4 का एन फैक्टर बोलूं तो क्या बोल दोगे? आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, एक Mn है, उसका चेंज 7 से 2 हो रहा है, इसका मतलब 5 हो गया, राइट ना। फिर इसी तरह से मैं MnSO4 के लिए तुमसे एन फैक्टर अगर पूछूं तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर सेम ही चीज है, उल्टा है सिर्फ, अब इस पे प्लस माइनस तो होता ही नहीं है, तो हम सिर्फ चेंज लिखेंगे, इट विल बी 5 ओनली। फिर मैं इसके लिए भी अगर तुमसे पूछूं एन फैक्टर तो बोलोगे सर देखिए ऐसा है, नाउ इट इज 2Fe का केस। एक Fe के लिए अगर चेंज देखेंगे तो यहाँ +2 है और यहाँ Fe +3 हो गया। मुझे कैसे पता चला +3 है? वैलेंसी एक्सचेंज होती है ना, Fe का 3 रहा होगा तभी तो ये होल थ्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर। सो +2 से +3 चेंज इज 1, बट वी हैव टू चेक फॉर 2Fe एंड दैट इज व्हाई माय आंसर विल बी 2। अब ये कार्बन के लिए या CO2 का भी इन फैक्टर देख लो, बड़ा आसान है। यहां कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, अगर आपको निकालनी नहीं आ रही है तो मैं देखो सिखाता हूं आपको। आप x एज्यूम कर लो, 2 आप यहाँ एज्यूम कर लो, मतलब 2 तो नंबर दिया हुआ है, प्लस -2 × 4 इज इक्वल टू -2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की कितनी है? 3। ऑक्सीजन की चेंज नहीं होती है, -2 ही है। तो यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4, यानी कितने का चेंज हुआ है बेटा? 1 का। इसीलिए बताइए CO2 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा? इसका एन फैक्टर अगर लिखेंगे तो इट विल बी सिंपली 1। किसी को कोई डाउट बेटा? सर आप वो Fe का एन फैक्टर वापस से बता सकते हो? देखो, Fe2SO4 होता है, पहली चीज है कि ये केस 1 को बिलोंग करता है, मतलब इस पूरे कंपाउंड में सिर्फ Fe के लिए ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। और एक Fe के लिए चेंज अगर देखना हो तो +2 से +3, यानी कि सिर्फ 1 का चेंज हुआ। लेकिन इस पूरे मॉलिक्यूल में Fe हैं कितने? 2। इसीलिए कितने Fe के लिए चेंज चेक करेंगे हम लोग? 2 के लिए। सो आंसर विल बी 1 × 2, दैट इज बाई 2। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक द प्रीवियस एग्जांपल विच वी टुक केस 1 में। CO2 के लिए भी इसी तरह से एन फैक्टर आ गया। अच्छा, H2SO4 या K2SO4 ये जो सब्सटेंसेस हैं ये एसिड या सॉल्ट है, दे आर नॉट बिलोंगिंग टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वाला ग्रुप, इसलिए इनका नॉर्मल एन फैक्टर होता है जो पहले से हम जानते हैं। H2SO4 के लिए 2 है, K2SO4 इट्स अ सॉल्ट, तो प्लस चार्ज ले लो उसमें या माइनस ले लो तो 2 उसका भी आंसर हो जाएगा। तो इट्स वेरी इजी। आते हैं हमारा जो स्पेशल केस है, केस 2। केस 2 हमारा स्पेशल केस है, हम लोग मेनली अब उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये जो केस 2 हमने यहां पर लिखा, यहां पर Fe के लिए भी चेंज हो रहा है, +2 से जा रहा है +3। और इस पूरे मॉलिक्यूल में कितना Fe है बेटा? ओनली 1। तो हम लोग सिर्फ 1 Fe के लिए चेंज देखेंगे। ध्यान रखना, जिसका एन फैक्टर निकाल रहे हो उसमें वो एलिमेंट कितना है उतने के लिए चेंज देखना होता है। तो बताइए इंक्रीज कितने का हुआ? 1 का इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर 1 से इंक्रीज हुआ। अब यहाँ कार्बन 2 है, तो मैं कितने कार्बन के लिए चेंज चेक करूंगा? 2 कार्बन के लिए। क्या ये बात सबको समझ में आई कि मैंने 2 2 दोनों तरफ क्यों लिख दिया? व्हाई एम आई चेकिंग चेंज फॉर 2 कार्बन? बिकॉज द मॉलिक्यूल हैज गॉट 2 कार्बन। इज माई पॉइंट क्लियर? प्रोडक्ट साइड में कितने कार्बन उससे मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ उस मॉलिक्यूल से मतलब है जिसके लिए इन फैक्टर फाइंड आउट किया जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का तो चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। यहां +3 से ये जा रहा है +4, बताइए कितने का इंक्रीज हुआ? टेल मी, कितने का इंक्रीज हुआ? 2 का इंक्रीज हुआ। दोनों इंक्रीज है, बताइए टोटल इंक्रीज कितने का हुआ? 3। So what is the n factor of FeC2O4? 3। बताइए किसी को कोई डाउट इसमें? नो। हम्म, सब लोग इसको अच्छे से नोट कर लो बेटा। केस 1 के बाद जो अगर कुछ भी थोड़ा बहुत अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं देन इट इज केस 2, ठीक है।
सो ये दोनों केसेस अगर आपको आते हैं, दैट मीन्स यू कैन इजिली डील विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। केस 3, केस 4 ये उतना नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको सारे केसेस कराऊंगा। इफ यू वांट आई कैन रिपीट दिस बेटा, एनीवन। आप अच्छे से डेफिनेशन लिखो, एग्जाम्पल कॉपी करो, एंड कॉपी करते करते रियलाइज करो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको नहीं आया हो, देन आई कैन रिपीट दिस पार्ट, ओके। Yes. सबने सब कुछ कॉपी कर लिया क्या? Yes. यस सो Yes. चलो, सो आई होप किसी को कोई अभी डाउट नहीं है इसमें। अब मैं केस या इसमें एक और आपको बता देता हूं। ये जो मैंने आपको समझाया, समझ लो ये मेथड 1 है। दिस इज मेथड 1 फॉर फाइंडिंग एन फैक्टर। ठीक है ना? अब मैं आपको एक और मेथड 2 बता देता हूं। ठीक है ना? अपने दिमाग में रखना, आपको जरूरी नहीं कि सारा मेथड लगाना है। जस्ट चेक, क्रॉस चेक करना। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपका ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है दिया हुआ, सो आपके पास एक और मेथड है। तो उस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको कहते हैं यूजिंग। मेथड 2 का मतलब होगा यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट प्लस ग्राम इक्विवेलेंस। ग्राम इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। देखो इसमें क्या करना है, वी नीड बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है।
सो अभी अगर आप उस इक्वेशन को जो मैंने आपको दी हुई है उसको अगर आप किसी भी मेथड से, हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस कर लो, तो आएगा 10FeC2O4 प्लस 6KMnO4 प्लस 24H2SO4, और ये कन्वर्ट कर लोगे 5Fe2C2O4 होल thrice plus 20 CO2 plus 6 MnSO4 plus 3 K2SO4 plus 24 H2O। तो जो इसका मेथड है वो ये है कि आपको क्या करना है बेटा कि कोई भी सब्सटेंस है, जैसे ये हमारे लिए स्पेशल सब्सटेंस है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ये हमारे लिए स्पेशल सब्सटेंस है, ठीक है। यानी अब इसका नहीं जानते हैं निकालना, लेकिन दूसरे किसी का तो जानते होंगे ना। लेट अस से आप KMnO4 का जानते हैं बिकॉज इट्स अ नॉर्मल, तो इसका एन फैक्टर आपको मालूम है कि इसका एन फैक्टर 5 होता है। इसका इस्तेमाल करके हम इसका निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आपको सिंपली ये करना है कि आप बस ये फॉर्मूला लिख लो, मोल्स ऑफ FeC2O4। अगर आप रिकॉल करो, हम लोग जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आता है लिमिटिंग रिएजेंट वाला। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि जो भी मोल्स दिए हों सब्सटेंस के, उसको कोफिशिएंट से डिवाइड, जिसका सबसे छोटा वैल्यू होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे इसी वे में। मोल्स ऑफ KMnO4 लिखा, और आपको क्या करना है, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ठीक है, हर रिएक्शन में ये करना है। आप बैलेंस कर लो सबसे पहले, और जिसका आपको एन फैक्टर मालूम है और जिसका नहीं मालूम है, उन दोनों में इस तरह से एक रिलेशन सेटअप कर लो। अब आपको क्या करना है, हमें मालूम है एक अगर आप मैंने लास्ट टाइम शायद इक्विवेलेंट वेट पढ़ा दिया था, बट ग्राम इक्विवेलेंस आपको अभी बताया नहीं शायद, लेकिन आप ये फॉर्मूला याद रख लो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये याद रखो, मैं अभी इसको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन भी करूंगा। और एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता है जिसमें ये बताया जाता है कि जब भी दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं तो वो सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्शन करते हैं। रिएक्शंस में अगर दो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट सेम ग्राम इक्विवेलेंट ही रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। अब आप देखो, मोल्स ऑफ FeC2O4 के बदले में क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ FeC2O4 अपॉन इसका एन फैक्टर। एन फैक्टर FeC2O4 का इंटू 10 पहले से है, यहाँ 10 पहले से है ना, इज इक्वल टू, इसके लिए भी क्या लिख देंगे बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ FeC2O4, सॉरी KMnO4। इसको इरेज कर देता हूं। KMnO4 अपॉन एन फैक्टर KMnO4 का कितना है बेटा, 5। इसमें कोई डाउट है बेटा? इतना तक समझ लो। मैंने सिर्फ यहां से जो मोल्स है उसके बदले लिख दिया ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन एन फैक्टर। और मैंने अभी क्या बताया कि ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट में रिएक्शन करते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों को कैंसिल कर देंगे हम लोग। सीधे सीधे मेरा एन फैक्टर ऑफ FeC2O4 कितना आ जाएगा बेटा, 5 × 6 अपॉन 10, एंड दैट इज हाउ मच, 3। दिस इज मेथड 2। बड़ा यूजफुल मेथड है। अभी आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, बट ये आपको जब और डिफिकल्ट केसेस आएंगे ना, और उसमें जब आपको ये यूजफुल वहां पर हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। अभी के लिए केवल आप ये मेथड लिख लो, मेथड 2 है ना, ये आपके लिए बैकअप मेथड है, समझ लो कि आपको इन फैक्टर निकालने का एक और तरीका आता है। भले ही डिफिकल्ट सिचुएशंस में आप फंस जाएं, ये मेथड काम कर जाएगा। बैलेंस करना आपको आता ही है। फिर क्या करना है, सीधे मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट करके लिख दो, और मोल्स को ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में लिख दो, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन एन फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट्स कब कट कर देना है ना, वो इक्वल होते हैं, बाकी फिर आपको इमीडिएट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा।
सबने कॉपी कर लिया क्या ये इसको? yes sir. अब प्रत्युष तुमने कैमरा क्यों बंद कर रखा है? तो बीच में अपने आप हो जा रहा है ना। बेटा अपने आप हो जा रहा है। वेबकैम का कुछ ऐसे लिखा हुआ आता है बीच में कि माइक्रोफोन कुछ हो भी वैसा, फिर मैंने 2-3 बार चालू किया लेकिन फिर से बंद। तुमने कोई एआई से सेटअप तो नहीं कर रखा है? उसको बोल रखा है कि तुमको थोड़ी देर बाद जैसे सर मना कर देते हैं, मतलब थोड़ी देर रुक जाते हैं तो बंद हो जाना। नहीं, और तुम लोग ने कैमरा भी ऐसा सेटअप कर रखा है ना कि चेहरा नहीं, मुझे केवल वॉल्स दिखाते हो ना तुम लोग। बहुत ही चालाकी से तुम लोग चेहरे को छिपा कर रखते हो। कितने अच्छे अच्छे फेसेस हैं, और तुम लोग जो है सिर्फ मुझे वॉल्स दिखा रहे हो अपने घरों की। चल, शुड आई चेंज द पेज बेटा? yes sir. यस चल, अब इसमें आप नेक्स्ट लिखना बेटा केस 3। केस 3, केस 3 क्या है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स है। तो मैं यहां लिख देता हूं एन फैक्टर इन इंट्रामोलिकुलर। जो अब मैं केस 3, केस 4, केस 5 बताऊंगा ना, इतना टेंशन नहीं लेना है। उसका वॉल्यूमेट्रिक में कोई खास वो नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, और स्पेशली देखो जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी को परेशान करना है। कोचिंग क्लासेस में कई बार क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि पेपर जबरदस्ती का डिफिकल्ट बनाना है, तो एक आध केसेस ऐसे डाल देते हैं। तो इसको लेके बहुत इमोशनल नहीं होना है कि नहीं। मुझे मान लो किसी बच्चे को परेशान करना है तो मैं केस 3, केस 4, केस 5 को बना कर दे दूंगा, बिकॉज मोस्टली ये पढ़ाया नहीं जाता है, बुक्स में भी बहुत कम रहता है। तो इतना कोई टेंशन नहीं लेना है इसका, इतना वॉल्यूमेट्रिक में इसका वो नहीं आने वाला है। एन फैक्टर इन इंट्रा मॉलिक्यूलर redox, a substance whose one element undergoes oxidation and another reduction। इसका मतलब है एक का इंक्रीज हो रहा है, एक का डिक्रीज हो रहा है, तो गलती से भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना है, नहीं तो पता चला एन फैक्टर का भी 0 निकाल लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट आप निकालोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, एटेंड नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो वो सब नहीं है। इसका डेफिनेशन क्या है बेटा? यहां पर डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइदर यू फाइंड इंक्रीज और यू फाइंड डिक्रीज, नेवर सब्ट्रैक्ट। अगर दोनों इंक्रीज कर रहे होते तो ये केस 2 को फॉल करता। ये मैंने कौन सा केस लिखा है बेटा? यहाँ गलती से मैं नहीं, केस 3 सही लिखा। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि अगर दोनों इंक्रीज कर रहे होते तो इसके पहले वाला केस आ जाता, दोनों डिक्रीज कर रहे होते तो इसके पहले वाला केस आ जाता। अब एक ही कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट का इंक्रीज और एक एलिमेंट का डिक्रीज हो रहा है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट से आपको आंसर निकालना, या तो इंक्रीज निकाल लो या डिक्रीज निकाल लो। डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगा? टोटल इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल और टोटल डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए KClO3 है, दिस गिव्स यू KCl एंड O2। तो यहां पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा निकालोगे तो +5 आएगा, है ना? ऑक्सीजन का -2 आएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन 0 हो रहा है, यहाँ Cl -1 है, तो आप देखोगे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, जबकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो या तो आप ऑक्सीजन के बेसिस पे निकाल लो या क्लोरीन के बेसिस पे निकाल लो, दोनों बेसिस में से किसी को भी चूज करोगे, आंसर आपका सेम आना है। तो जैसे मैंने Cl के बेसिस पे निकाला, तो Cl +5 से Cl -1 गया। बताइए कितने का डिक्रीज हुआ? कितने का डिक्रीज लेंगे? 6। तो एन फैक्टर आपको 6 लिखना पड़ेगा।
KClO3 के लिए। या फिर आप क्या करो, ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन कहाँ, ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन 3 है तो आपको 3 ऑक्सीजन के लिए चेंज देखना पड़ेगा। इससे मतलब नहीं कि प्रोडक्ट में 2 है, आपके KClO3 में कितना है, बिकॉज यू आर फाइंडिंग इन फैक्टर ऑफ KClO3, इसीलिए आपको 3 ऑक्सीजन के लिए देखना है। -2 से 0 कितने का चेंज आया बेटा, -6 से 0, यानी कि 6 का इंक्रीज आया, इसीलिए फिर से आंसर 6 ही आ गया। इज इट क्लियर बेटा? यस ठीक है, इसको भी आप नोट कर लो बेटा। ये भी कॉपी कर लिया बेटा सबने? Yes. 1 minute sir. यस सर। हम्म। जिन्होंने कॉपी कर लिया वो लोग इसमें मेथड 2 ट्राई करें बेटा। मेथड 2 मतलब जैसे मैंने केस 2 के लिए मेथड 1 मेथड 2 बताया, तो दिस वाज मेथड 1 ऑफ केस 3। मेथड 2 वो बैलेंस करके फिर आप वो ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड मोल्स वाला कॉन्सेप्ट ट्राई करो एक बार, मैं फिर बताता हूँ। Done sir. चल देखो, अभी अगर मैं इसमें मेथड 2 आपको करके दिखाऊं सबको, तो मैं क्या बोलता हूँ, सबसे मेथड 2 यहाँ लिख देता हूँ, है ना। मेथड 2 सबसे पहला काम क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो।
तो ये तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको बैलेंसिंग पूरी तरह से आती है, बिकॉज हमने खूब सारे प्रैक्टिस कर लिए इसमें। ये आपने लिख लिया बैलेंस्ड इक्वेशन। फिर तरीका क्या था, मैंने आपको क्या बताया था बड़ा, कि इसमें बड़ा सिंपल है। मोल्स लिखो, जैसे आपको KCl3 का निकालना है तो मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन 2 कर दो, इज इक्वल टू किसका एन फैक्टर आपको पता है, तो आप किसी भी एक को कंसीडर कर लो। मान लो KCl आपका सिंपल केस है, केस 1 वाला है, सिर्फ Cl का चेंज हो रहा है। तो Cl यहाँ -1 है, यहाँ Cl+5 है, तो इसके लिए एन फैक्टर निकालना तो बहुत ही आसान है, 6 हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, या आप O2 के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल लो, है ना, O2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका सेम ही वे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, मोल्स ऑफ KCl/2। अब आप क्या करोगे, ग्राम इक्विवेलेंस लगा लो, ग्राम इक्विवेलेंस KClO3 अपॉन इसका एन फैक्टर जो कि आपको निकालना है, इंटू 2 इज इक्वल टू इसके मोल्स ऑफ KCl के बदले लिख दोगे ग्राम इक्विवेलेंस KCl अपॉन इसका एन फैक्टर कितना है 6 इंटू 2। ये कैंसिल कर देना, ग्राम इक्विवेलेंस कट कर देते हैं, 2 कट गया, सीधे एन फैक्टर यहां से भी आपको 6 आ गया। ठीक है, सो इसमें भले ही अभी तुमको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, अनकंफर्टेबल लग रहा हो, क्योंकि ये सब बड़ा आसानी से यहां से आ रहा है, लेकिन इसको नोट करके रखो, ये बैकअप प्लान है आपके लिए मेथड 2। और इसमें देखो कोई डिफरेंस ही नहीं है पुराने मेथड और इस मेथड में, हर बार वही काम करना है। मोल्स और कोफिशिएंट रेशियो लो, मोल्स कोफिशिएंट रेशियो लो, और मोल्स को क्या लिख दो, ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंस कट कर दो, एन फैक्टर एक का पता होगा और दूसरे का आ जाएगा। नोट कर लो बड़ा इसको। ये भी कॉपी कर लिया बड़ा सबने। Yes, sir. चलो, अभी आप लिखना बेटा केस 3 इसको लिखना। ऐसे केसेस, ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड डिसप्रपोर्शनेशन में जा रहा हो, या फिर कॉम्प्रपोर्शनेशन जो पढ़ाया था मैंने आपको, तो यहां लिखना एन फैक्टर इन डिसप्रपोर्शनेशन। ऑल्दो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसका कोई काम नहीं होता है, क्वेश्चंस में मतलब। देखो, कई सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं H2O2 का, तो H2O2 जो है वो H2O एंड O2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा, कि आप ये मान लो कि अगर H2O2 सिर्फ H2O में कन्वर्ट होता तो एन फैक्टर N1 मान लो इसका,
और अगर H2O2 O2 में सिर्फ कन्वर्ट होता तो इसका एन फैक्टर N2 मान लो उस मोमेंट पे। तो अब H2O2 बिकॉज वो तो दोनों में जा रहा है ना भाई। H2O2 में ऑक्सीजन -1 है, यहां पर ऑक्सीजन -2 है, यहां पर ऑक्सीजन 0 है, यानी कि -1 से वो -2 भी जा रहा है और -1 से वो 0 भी जा रहा है, यानी डिक्रीज भी कर रहा है इंक्रीज भी कर रहा है। यही तो होता है डिस्प्रपोर्शनेशन, कि सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? yes sir. यस ठीक है। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है बेटा कि H2O2 के लिए एन फैक्टर निकालना है तुम्हें। इंडिविजुअली सब्सटेंस जिसमें वो कन्वर्ट हो रहा है वो N1 N2 पता है आपको। जस्ट यूज दिस फॉर्मूला 1/N1 प्लस 1/N2 इज इक्वल टू 1/N। ये एन फैक्टर आपके H2O2 का है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटे? सिंपली N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब आप इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालो पहले। याद रखना, बिकॉज यू आर फाइंडिंग एन फैक्टर ऑफ H2O2, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर? 2, राइट? सो आप 2 ऑक्सीजन एटम्स के लिए चेंज देखोगे। आप देखो -1 से -2 जा रहा है, कितने का चेंज हुआ? 1 का। ठीक है, 1 के लिए चेंज हो रहा है, बट कितने ऑक्सीजन के लिए आपको देखना है? 2 के लिए, तो चेंज कितना हो जाएगा? 2 का। इसी तरह से आप H2O2 को O2 बनते हुए देखो। -1 से 0 कितने का चेंज हुआ बेटा? अगेन 1 का। लेकिन हमें कितने ऑक्सीजन के लिए चेंज देखना है H2O2 के पॉइंट ऑफ व्यू से? 2। इसलिए यहां भी एन फैक्टर 2 हो गया। इंडिविजुअल एन फैक्टर्स पता हो गए। अब हमें इसका H2O2 का एन फैक्टर निकालना है, तो तरीका क्या है? ये सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज। कितना आ जाएगा ये आंसर? 1। ठीक है, इसमें कोई डाउट? आप दूसरा एग्जांपल ले लो, Cl2। Cl2 की रिएक्शन जब OH माइनस के साथ कराई जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। Cl2 ऑक्सीडेशन नंबर यहां 0 है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, दैट मींस डिक्रीज किया। यहां पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, इसका क्या मतलब है? इंक्रीज किया। यानी सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, दैट इज व्हाई इट इज केस ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। उल्टा कर दोगे तो कॉम प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले बेटा N1 निकाल लो, N2 निकाल लो। N1 कितना होगा? एक Cl के लिए 0 से 5 जाने का मतलब 5, लेकिन कितने Cl के लिए देखना है आपके? 2, सो इट बिकम्स 10। इधर N2 को चेक चेक कर लो बेटा। एक Cl के लिए चेंज कितने का है? सॉरी, यहां पर हमने नहीं, यहां पर चेंज 5 थोड़ी ना, 0 से 1 है ना, 1 का चेंज है, तो यहां पर 2 हो जाएगा। इधर वाले में 0 से 5 है, और दो Cl के लिए कितना हो जाएगा बेटा? 10। तो आप समझ में आया क्या बेटा? N1 यहां पर 2 और N2 10 क्यों आया? तो यस एन फैक्टर यस Cl2 का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10/2 प्लस 10 कितना हो गया? 5/3। नोट कर लो बेटा इसको। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो आप। कॉपी करते करते आप सोचो बेटा, कोई डाउट्स तो नहीं रह गए? वीर बेटा आप देखो इसको अच्छे से। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, यू आस्क। हाँ, यस सर।
yes sir. यहां पर याद रखना बेटा, जैसे पहले एग्जाम्पल में अगर वो ये पूछ ले कि बताओ O2 का एन फैक्टर कितना होगा, तो सिंपली वो N2 के बराबर ही होगा। अगर एन फैक्टर H2O2 का पूछ लिया, तो सॉरी H2O का पूछ लिया, तो N1 के बराबर। इसी तरह से इस वाले एग्जाम्पल्स में यहां पर जो एग्जाम्पल लिखा है, अगर एन फैक्टर Cl माइनस का पूछ लिया तो वो ये N1 के बराबर है। अगर एन फैक्टर यहां पर तुमसे पूछ लिया ClO3 का, तो आपको 10 बता देना है, ठीक है, बिकॉज वो सिंपली केस 1 को बिलोंग करते हैं। ये सारा कॉपी कर लिया बेटा। अब इसमें मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूं, मेथड 2। इस वाले के लिए मेथड 2 दिखा देते हैं, है ना। सबसे पहले क्या चाहिए होती, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बिकॉज मैं मानकर चल रहा हूं कि तुम्हें बैलेंस करना आता है, तो अब हम सीधे बैलेंस्ड इक्वेशन लिख देते हैं। 6Cl2 प्लस 12OH माइनस गिविंग यू 2ClO3 माइनस प्लस 10Cl माइनस प्लस 6H2O। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें मेथड क्या होता है बेटा, कि Cl2 का हमें नहीं मालूम है बिकॉज वो स्पेशल एग्जांपल है, और लेट अस से आपको ClO3 माइनस का मालूम है, तो आप इन दोनों को रिलेट कर दो। तो आप क्या करोगे, मोल Cl2 के अपॉन 6 इज इक्वल टू मोल ClO3 माइनस के अपॉन 2। फिर मोल्स के बदले क्या लिख देते हैं हम लोग, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन इसका एन फैक्टर, जो कि निकालना है अपने को, इंटू 6 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ClO3 माइनस का अपॉन उसका एन फैक्टर। ClO3 माइनस का एन फैक्टर क्या होगा, केवल Cl का चेंज हो रहा है ना। 0 से 5 की तरफ जा रहे हैं तो 5 हो जाएगा। नहीं, ClO3, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, यहाँ गलती कर दी मैंने। ये जो एन फैक्टर है ये ClO3 माइनस का नहीं होगा बेटा, यहां पर भी गड़बड़ किया। Cl माइनस में सिर्फ एक Cl है ना, तो ये जो एन फैक्टर है इसका 1 लिखा जाएगा। सिर्फ एक Cl के लिए चेंज देखना है। यहां पर भी ClO3 माइनस का एन फैक्टर क्या लिखेंगे बेटा, सिर्फ एक Cl के लिए चेंज देखना है ना, तो 0 to 5 यानी सिर्फ 5 आएगा इसका। ठीक है, यहां भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ऑक्सीजन है ना, तो -2, यहां पर -1 से -2, सिर्फ एक ऑक्सीजन के लिए जा रहे हो, तो ये गड़बड़ हो रहा है बेटा। इसका एन फैक्टर मेरे को यहाँ पर तो 1 ही लिखा है मैंने, है ना, ये सही है। एन फैक्टर O2 के लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लियर है बेटा। तो ये ध्यान देना आप कि जिस एलिमेंट, जिस सब्सटेंस का निकालते हो उसमें एलिमेंट का कितना नंबर है, कितने एटम्स हैं उस एलिमेंट के, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो मेरा एन फैक्टर होगा ClO3 माइनस का, वो 5 लिखूंगा मैं। ध्यान से देखो, ठीक है। सो ये आपका इस तरह से ग्राम इक्विवेलेंट्स को कट कर देना है, और एन फैक्टर सिंपली कितना आ जाएगा बेटा, 10/6, दैट इज 5/3। कोई डिफिकल्टी बेटा, ये वाले जो ये मैंने जो चेंज करके लिखा है, इसमें अगर किसी को डाउट हो तो मुझे बोलो। हाँ, बार बार मैं समझा रहा हूं, जिस भी सब्सटेंस का एन फैक्टर निकालना हो उसके अंदर एटम्स कितने हैं उनके लिए चेंज देखा जाता है, ठीक है। yes ये बैलेंस्ड वाला मेथड भी लिख लो बेटा, बैलेंस्ड इक्वेशन वाला मेथड 2 फॉर फाइंडिंग एन फैक्टर। एवरीवन राइट दिस आल्सो बेटा। सर अगर एक सब्सटेंस में क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तो भी सेम करेंगे क्या, मतलब N1 N2 बाय N1 प्लस N2? नहीं नहीं, वो तो फिर केस वो हो जाएगा ना। इसके पहले वाला जो हमने केस लिखा है, ये केस 4 तो नहीं था क्या, केस 3 तो ये था ना शायद। हाँ, तो ये केस 4 हो गया बेटा। ये गलती से हमने शायद यहाँ पर केस 3 लिख दिया। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि जो तुम पूछ रहे हो वो केस 3 को बिलोंग करता है बेटा, हाँ। है ना। सो हम सारे केसेस कवर कर रहे हैं, डोंट वरी। यस।
सब लोग फटाफट इसको कॉपी करो बेटा। Done, sir. हम्म तो अब हम लास्ट केस करेंगे एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट जो केस बन सकता है एन फैक्टर से रिलेटेड, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अभी लिखना बेटा यहाँ पर केस 5 हो गया हमारा। ठीक है, तो केस 5 में हम लोग लिखेंगे एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल undergoes oxidation or reduction and goes to multiple compounds. देखो ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं। देखो जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखी KMnO4 प्लस HCl, मान लीजिए मैंने लिख दिया है ना। तो यहां लिख दिया KCl और प्लस मैंने लिख दिया MnCl2 और मैंने लिख दिया Cl2। तो अब आप यहां पर देखोगे कि जो Cl है ना, ये तुम्हारा KCl में भी है, ये MnCl2 में भी है, ये Cl2 में भी है। मल्टीपल तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हैं प्रोडक्ट्स में जिनमें वो Cl प्रेजेंट है। ठीक है, और घबराने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड एग्जांपल्स हैं, लगभग सारे एग्जांपल्स मैं आपको करा दूंगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले, सो डोंट वरी, सब कुछ हम लोग कर लेंगे। बट कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी तो मैं सब कुछ नोन करा दूंगा आपको, मतलब इट विल बी एवरीथिंग विल बी लाइक फैमिलियर, कोई टेंशन ही नहीं लेना है तुम्हें एग्जाम में। ठीक है, सो ये जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले इसमें काम करना होता है ट्राई टू बैलेंस, ट्राई टू बैलेंस दिस यूजिंग हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, जैसे तुमको बैलेंसिंग आती है एग्जैक्टली यूज करो वो। देखो जैसे कि KMnO4 हाफ रिएक्शन मेथड का मतलब हाफ रिएक्शन में ब्रेक कर दो, तो KMnO4 लोगे तो प्रोडक्ट में तुम्हारे पास KCl भी है, MnCl2 भी आएगा, है ना, यही दो आएंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट में Cl है, तो रिएक्टेंट में तो KMnO4 में Cl नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, यानी इस हाफ रिएक्शन में तुम्हें HCl भी लेना पड़ेगा जस्ट टू बैलेंस Cl। यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन से मतलब नहीं है Cl का, यहां पर सिर्फ Cl एटॉमिक बैलेंसिंग के लिए यूज किया गया है। तो हम यहां लिखेंगे दिस Cl, दिस HCl इज जस्ट फॉर एटॉमिक बैलेंसिंग ऑफ Cl। ये हो गई तुम्हारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या करोगे बेटा, HCl तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि वही तो कन्वर्ट हो रहा है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, HCl कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में। और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि Cl-1 है ना यहाँ पर। तो भाई ऐसा लोगे जिसमें -1 ना हो, कुछ और हो, तो ऑफ कोर्स MnCl2 भी -1 है, KCl में भी -1 है, तो वो तो मीनिंगलेस है हमारे लिए, सिर्फ Cl2 लेंगे। अब बैलेंस करना शुरू करो बेटा, बैलेंस एटम्स अदर देन H एंड O। तो क्या करोगे, Mn ऑलरेडी बैलेंस्ड, K ऑलरेडी बैलेंस्ड, Cl यहाँ पर 3 है तो आई मल्टीप्लाई 3 हियर, इधर वाले में देखो आई मल्टीप्लाई 2 हियर। फिर क्या करना है बेटा, बैलेंस एटम्स जो ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर बेटा, 4 ऑक्सीजन है। क्या इधर कोई ऑक्सीजन है तुम्हारे पास, नहीं, तो व्हाट विल यू डू, 4H2O डाल दोगे। इस वाले में ऑक्सीजन है ही नहीं, उसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको बैलेंस करना हाइड्रोजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 8, यहाँ पर कितना है 3, क्या करोगे
आपको 5H प्लस करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, 5H प्लस। इधर वाले में देखो 2 है, तो क्या करोगे बेटा, प्रोडक्ट साइड में 2H प्लस कर दोगे। ठीक, अब क्या करना होता है, चार्ज बैलेंस करना होता है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या करोगे, इधर 5 प्लस है, इधर कुछ भी नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन्स डाल दो। इधर वाले में क्या करोगे बेटा, इधर में 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, बैलेंस हो गया। अब आप क्या करोगे, इधर वाले के 5 को उधर वाले के 2 के साथ बैलेंस करना है, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैजिकल चीज, अब ये बताओ, ये करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स का नेट नेट ट्रांसफर हो रहा है, 5 into 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर हम लोग बोलेंगे गेन, और यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। समझे ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स का गेन, 10 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, इस नंबर को ध्यान रखना, यही नंबर मैजिकल नंबर है। क्योंकि अब हम जब बैलेंस कर लेंगे तो बैलेंस्ड इक्वेशन ऊपर में लिख रहा हूं, आई विल बी राइटिंग 2KMnO4, आई विल बी राइटिंग 16HCl, I will be writing 2KCl, I will be writing 2MnCl2, I will be writing 5Cl2, I will be writing 8H2O। अब मैजिकल चीज, ये देखकर बताओ कितने HCl ऐसे हैं, 16HCl, जो कि 10 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करेंगे। अगर 16HCl के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, तो बताइए एक HCl के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, 10/16, यानी कि 5/8। यही है एन फैक्टर HCl का इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। सो आई डोंट थिंक तुम्हें कोई प्रॉब्लम है समझने में, अच्छे से इसको देख लो। मैंने सिंपली बोला है कि हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करो, फिर एंड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें दिखाई देंगे ट्रांसफर होते हुए बैलेंस्ड इक्वेशन में, उसी से आप आंसर निकालोगे। कोफिशिएंट से पता चलेगा कितने मॉलिक्यूल्स कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करा रहे हैं, तो पर मॉलिक्यूल कितने से होगा, वही आपका एन फैक्टर हो जाएगा। जस्ट कॉपी दिस बटन। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, यू आस्क।
चलो सबने लिख लिया बेटा। yes sir. यस यस सर। अब जैसे मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दूंगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पता करना है कि वो कौन से केस को बिलोंग करता है। आप ऐसे रैंडम एन फैक्टर सोच नहीं कर देंगे। हाँ, ये देखेंगे कि वो किस केस को बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डील करेंगे। ठीक है। सो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, लाइक इसको ऐसे समझो, HNO3 प्लस AS2S3 गिविंग NO प्लस H3ASO4 प्लस H2S। मान लीजिए मैंने ये दे दिया, है ना। सो मैं इसका एन फैक्टर आपसे चाहता हूं। व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ दिस? तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और चेक करो किस किस का चेंज हो रहा है। जैसे नाइट्रोजन मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, +5 है। ऑक्सीजन तो -2 ही रहता है। एएस का क्या हो जाएगा? वैलेंसी एक्सचेंज से आंसर पता चल जाता है, इसका मतलब ये +3 होगा और ये -2 होगा। कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। एन के लिए देखोगे तो +2 हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 कर दोगे। यहां पर एएस के लिए निकाल कर देखो, देखो 4 इधर है तो 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 और 3 है तो यानी कि +5 हो जाएगा। ऑक्सीजन अभी भी -2 है, यहाँ पर सल्फर +6 है ना। ऑक्सीजन -2 है। सो बेसिकली ऑक्सीजन इज नॉट चेंजिंग, ओ इज नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजिंग। चेंज किसका हो रहा है बेटा? एएस चेंजिंग, सल्फर चेंजिंग। अब इसका मतलब है कि ये जो जिसका तुम्हें इनफैक्टर निकालना है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट्स के लिए चेंज हो रहा है। लेकिन ये बताओ, क्या दोनों इंक्रीज हो रहा है या दोनों डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज है एक डिक्रीज हो रहा है? बताइए, देख के क्या पता चल रहा है? ये +5 है बेटा। एएस भी इंक्रीज कर रहा है और एस भी इंक्रीज कर रहा है। दोनों इंक्रीज कर रहा है, तो बताओ ये किस केस को बिलोंग करेगा? केस 1 जो सिंपलेस्ट है, या केस 2, केस 3, केस 4, किस केस को बिलोंग करेगा? केस 2। केस 2 अपने नोट्स में चेक करो, ये केस 2 का एग्जाम्पल है जिसमें दो एलिमेंट्स अगर हैं और दोनों एलिमेंट्स का चेंज हो रहा है और दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज कर रहा है, तो अब आपका इसका मतलब है AS2S3 में केस 2 लगाएंगे। लेकिन ये बताओ कितने AS के लिए चेंज देखोगे? एक या दो AS के लिए चेंज देखोगे? तो उसका आंसर है हाउ मेनी AS दिस मॉलिक्यूल हैज? 2। सो आई विल राइट 2 AS का चेंज। कितने सल्फर के लिए चेंज देखोगे बताओ बेटा? 3। सोचना ही नहीं है कुछ और। अब आप चेक कर लो, +3 से ये जाता है +5, जबकि सल्फर -2 से जाता है +6। तो बताइए टोटल कितना इंक्रीज हुआ? भाई एक के लिए कितने का इंक्रीज हुआ? 2 का इंक्रीज हुआ। लेकिन दो के लिए चेक करना है तो टोटल 4 का इंक्रीज हो गया। यहां देखो कितने का इंक्रीज हुआ? -2 से +6 कितना होता है बेटा? 8। 8 का इंक्रीज हुआ, बट कितने के लिए देखना है तुम्हें? 3 के लिए। यानी ये कितने का इंक्रीज हो गया? 24 का। तो बताइए टोटल इंक्रीज इज हाउ मच? 28। 28। यानी एन फैक्टर ऑफ AS2S3 इज कमिंग आउट टू बी 28। कॉपी दिस। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा। सिर्फ आपको ये पता करना है कि एग्जाम्पल या क्वेश्चन किस केस को बिलोंग करता है। एक बार वो पता कर लिया, आपको इमीडिएट आंसर आ जाएगा।
Done, sir. सब लोगों ने इसको कॉपी कर लिया? यस सर। यस यस सर। देखो, ये जितने भी केसेस मैंने आज आपको कराए, ये सब अच्छे से आप रिवाइज कर लेना घर पे। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रियल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस शुरू करेंगे। उसके पहले आई विल गिव यू मेनी एग्जांपल्स ऑफ एन फैक्टर्स, है ना। और इक्विवेलेंट मास, फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद जो टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और आप लोग नीरज कुमार का जो लेवल 1 है, उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस यू कैन स्टार्ट, मतलब ट्राई करना शुरू कर सकते हो, जिसमें भी अगर वो बैलेंसिंग से रिलेटेड या इन फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, देन यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अभी आप लोग रेस्ट करो। Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर। बाय।